अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन, पार्ट फर्स्ट है ये। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन आया, इसके रीजंस क्या थे, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और हमने ये भी पढ़ा कि यूएस की इकॉनमी पर ग्रेट डिप्रेशन का क्या इम्पैक्ट रहा। इस डिप्रेशन को वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया गया था 1929 से लेकर 1935 तक। तो यूएस के परस्पेक्टिव से हमने पढ़ा कि उस पर यूएस की इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन, कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ग्रेट डिप्रेशन से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। यह हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रूरल एरियाज जिसमें फार्मर्स पीजेंट्स आते हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और सेकंड पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि अर्बन एरियाज के जो लोग थे उन पर क्या इम्पैक्ट रहा। तो बात करेंगे हम पहले जनरली कि इम्पैक्ट क्या रहा था डिप्रेशन का इंडियन इकॉनमी पर। इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकॉनमी शोज द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ इकॉनमी। तो मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो थे, जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन हुआ था, वो भी एक वजह था ग्रेट डिप्रेशन का। तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी जितनी कि वेस्टर्न कंट्रीज में थी, लेकिन फिर भी जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा। तो ये क्या बता रहा है हमें कि इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ इकोनॉमी जो है, ये हमें बता रहा है कि किस तरह से जो इकॉनमीज हैं, हमारी इकॉनमी वर्ल्ड के इकॉनमी के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हमने पढ़ा कि उतार चढ़ाव आ रहा है इकॉनमी में। कहाँ से? यूएस में उतार चढ़ाव आ रहा था, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे भी। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या रहा, उसका इम्पैक्ट कहाँ तक पहुँच गया, वो इंडिया तक पहुँच गया। यही हमें बता रहा है कि किस तरह से इकॉनमीज आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया शोज इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ इकॉनमी। आया समझ में? तो अब हम टॉपिक को आगे लेते हैं कि इंडिया की अगर बात करें 19th सेंचुरी की अगर इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में क्या पोजीशन थी। अब जो ये सेंटेंस है इंडिया इन द 19th सेंचुरी, ये हमने एक टॉपिक में भी पढ़ा था कि इंडिया 19th सेंचुरी फ्रॉम 1814 अप टू 1914, अगर आपको याद होगा तो उसमें भी हमने पढ़ा था। तो जो वो वाला वीडियो था 19th सेंचुरी का, उसमें हमने पढ़ा कि 19th सेंचुरी में उस समय पे ब्रिटिश इंडिया जो है ये ब्रिटिश की कॉलोनी थी, और उसके चलते भी हमने पढ़ा कि इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। 19th सेंचुरी में हमने पढ़ा था कि इंडिया जो था ये एक्सपोर्टर बन गया था, किस चीज़ का? एग्रीकल्चरल गुड्स का। गोया कि एग्रीकल्चरल गुड्स जो थे वो इंडिया एक्सपोर्ट करता था। कब? 19th सेंचुरी में। और उसके साथ भी हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है ये इंपोर्ट भी करता था 19th सेंचुरी में। एक तरफ ये एक्सपोर्ट करता था एग्रीकल्चरल गुड्स को, दूसरी तरफ ये इंपोर्ट करता था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, जो कि मशीन मेड गुड्स जिनको हम कहते हैं। गोया कि 19th सेंचुरी में इंडिया एक्सपोर्ट भी करता था और इंपोर्ट भी करता था। एक्सपोर्ट क्या करता था? एग्रीकल्चरल गुड्स, और इंपोर्ट क्या करता था? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो उसके चलते क्या हो गया था, ये सारे जो हैं ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। अब जब डिप्रेशन आया, डिप्रेशन के टाइम पीरियड में हमने देखा कि इंडिया उस समय पे भी इंपोर्ट करता था और एक्सपोर्ट भी करता था। अब नतीजा क्या निकला कि जब डिप्रेशन आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा डिप्रेशन अफेक्टेड द इंडियन ट्रेड। अब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा था उस पर भी इफेक्ट पड़ गया, इम्पैक्ट पड़ गया। किसका? ग्रेट डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन का इम्पैक्ट इंडिया के ट्रेड पर भी पड़ा।
तो इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था दूसरी कंट्रीज़ के साथ। अब जब दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सपोज अगर इनकी इकॉनमी ख़राब हो गई, उन कंट्रीज़ की इकॉनमी अगर ख़राब हो गई तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि हमने इसलिए पहले ही पढ़ा कि इट शोज़ इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ इकॉनमी। जो इम्पैक्ट रहा था ये हमें बता रहा था कि इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ इकॉनमी। तो अब इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हम दो पोर्शंस में पढ़ेंगे कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ मैंने लिखा इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नियरली हावर्ड। गोया कि जो इंडिया इंपोर्ट करता था, अब तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो तकरीबन आधा हो गया। कैसे हो गया, वो डाउन हो गया। और उसके साथ ही में जो हमारे यहाँ पे गुड्स थे उनकी जो प्राइस है वो गिर गई थी। फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स, पर्टिकुलरली वीट का जो प्राइस है वो 50% डाउन हो गया। सो फॉल इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स जो है ये भी ऑब्जर्व किया गया। जैसे कि वीट की जो प्राइस थी तो वो 50% तक डाउन हो गई। कब, किस टाइम पीरियड में, 1928 से लेकर 1935 तक, जब डिप्रेशन चल रहा था वर्ल्ड वाइड, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था। अब हम देखें कि इंडियन इकॉनमी में भी डिप्रेशन को ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि उस समय पे हम देखते हैं इकॉनमी आपस में इंटर रिलेटेड थे, इकॉनमी आपस में इंटर कनेक्टेड थे। तो इंटरकनेक्टेड थे तो उसका इम्पैक्ट इंडियन ट्रेड पर भी पड़ेगा, क्योंकि उस समय पे डिप्रेशन के दौर में हम देखते हैं इंडिया इंपोर्ट भी करता था और एक्सपोर्ट भी करता था। अब इंडियन इकॉनमी जो है उसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, दो डायमेंशंस में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा था पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन डेवलपर्स। तो आप इंडिया को डिवाइड कर दो दो हिस्सों में, एक अर्बन होगा और एक अर्बन डेवलपर्स होंगे, या एक रूरल एरियाज होंगे। एक अर्बन एरियाज होंगे, एक रूरल एरियाज होंगे। तो जो रूरल एरियाज में जो फार्मर्स थे, किसान थे, पीजेंट्स थे, उन लोगों पर जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, जो रूरल एरियाज थे, वो ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इस डिप्रेशन में। डिप्रेशन में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा था, इस रिसेशन का इम्पैक्ट फार्मर्स और पीजेंट्स पर ज़्यादा था एज कम्पेयर टू अर्बन डेवलपर्स। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा था कि पीजेंट्स सफर मोर देन अर्बन डेवलपर्स। तो इसका मतलब है कि अर्बन डेवलपर्स ने भी सफ़र किया था। अर्बन डेवलपर्स, ऐसा नहीं है कि अर्बन डेवलपर्स को सफ़र नहीं करना पड़ा, उन्होंने भी सफ़र किया था, लेकिन उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो ज़्यादा परेशानी का सामना अगर करना पड़ा तो वो है फार्मर्स और पीजेंट्स को। तो अर्बन डेवलपर्स में कौन आते हैं? अर्बन डेवलपर्स में हम देखते हैं कि जो शहरों में रहते हैं लोग, उन्हें हम अर्बन डेवलपर्स कहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ था, उनको ज़्यादा सफ़र क्यों नहीं करना पड़ा, वो हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे कि इम्पैक्ट ऑन अर्बन इंडिया। तो जो रूरल इंडिया है वो शायद हम दूसरे टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। तो अर्बन एरियाज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? अर्बन इंडिया की अगर बात की जाए, मतलब अर्बन एरियाज़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुए लोगों को डिप्रेशन से। जो डिप्रेशन पड़ रहा था उसका जो इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहा किस पर? अर्बन इंडिया पर। तो वजह क्या था? तो वजह यह है कि पीपल फिक्स्ड विद इनकम has found themselves better off। तो जिन लोगों की वहाँ पे फिक्स्ड इनकम थी अर्बन एरियाज में, अक्सर आप देखते हैं कि इनकम जो है वो फिक्स्ड रहती हैं। लेकिन अगर रूरल एरियाज की बात की जाए, फार्मर्स की इनकम जो है वो डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन पर।
तो उसमें भी हम देखते हैं प्राइसेस क्या रहेगा, वेदर कैसा रहेगा। गोया कि फार्मर्स की इनकम फिक्सड नहीं रहती हैं। तो जो अर्बन डेवलपर्स होते हैं उनकी इनकम जो है वो फिक्सड रहती है। लेकिन जो अर्बन डेवलपर्स हैं, इसमें जो वर्कर्स वहाँ पे आते हैं, वो जो लोग आते हैं, उनसे हम देखते हैं कि फिक्सड सैलरी, उनको फिक्सड सैलरी मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया पीपल with the fixed income found themselves better off। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्बन पीपल हैं वो उनकी इनकम फिक्सड रहती है और बेटर ऑफ, अब ये भी मैं बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं डिप्रेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा था किन पर, जो सैलरीड या जिनकी फिक्सड इनकम होती थी। अब इसमें कौन कौन आता है, इसमें हम देखते हैं लैंडलॉर्ड्स आते हैं, या जिनके जो बिल्डिंग्स होते थे, जो लैंड ओनर्स होते हैं, तो वो रिसीव करते हैं रेंट को, लैंड ओनर्स रिसीविंग रेंट। अब जब लैंड ओनर्स होते हैं वो रेंट को रिसीव करते हैं, या जिनके बिल्डिंग्स होते हैं तो उनको भी रेंट मिलता है, तो उन्हें पता है कि डिप्रेशन आ रहा है, कुछ भी हो रहेगा, तो हमें अपना रेंट मिलता ही रहेगा। इन लोगों के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था डिप्रेशन का। तो इसके बाद में हम देखते हैं मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉइज़। मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉइज जो थे, जिनकी सैलरी फिक्स रहती थी, तो उन लोगों के ऊपर भी डिप्रेशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों की इनकम भी फिक्सड रहती थी। तो उल्टे में ये बेटर ऑफ कर रहे थे, मतलब कि इनकी जो पोजीशन थी वो अच्छी हो रही थी। तो अच्छी पोजीशन पर कैसे पहुंच गए, देखिए क्या हुआ था कि हर चीज़ की जो कीमत है वो कम हो गई, जो कि हमने पढ़ा था एवरीथिंग कॉस्ट्स लेस। कि डिप्रेशन के टाइम में हम देखते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी जो थे, डिप्रेशन के टाइम में इनकी जो प्राइस है वो डाउन हो गई। अब जिन लोगों की इनकम नहीं गिरी, सैलरीड पर्सनस की इनकम जो है वो बराबर रह गई थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कमोडिटीज थी, जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे या बाकी अखराजात जो ये खरीदते थे, उनकी जो प्राइस है वो डाउन हो गई थी। तब जाके हम देखते हैं इनकी जो पोजीशन है वो अच्छी हो रही थी। तो नतीजा ये निकला, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो हो गया, वो बढ़ने लगा। तो अब क्या होने लगता है, लोगों के पास जो पैसे थे, चीज़ें सस्ती थी, तो उनके पास जो है वो इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने लगे, जो इनके पास पैसे थे। तो उस सेंस में हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो थे वो बढ़ता जा रहा था। कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि डिप्रेशन और इंडिया का क्या रिलेशन था, कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्यों पड़ा। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता था और उस समय इंपोर्ट भी करता था। तो इंडिया की जो इकॉनमी थी वो वर्ल्ड इकॉनमी से कनेक्टेड उस समय पे थी। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि अर्बन एरियाज या अर्बन लोग जो हैं इन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अब हम इस सेकंड पोर्शन को भी इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है। तो देखिए इम्पैक्ट ऑन रूरल इंडिया, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो में कि अब इम्पैक्ट क्या रहा रूरल इंडिया पे। रूरल इंडिया में पीजेंट्स आते हैं और फार्मर्स आते हैं। अर्बन का हमने पढ़ा, तो आइए अब हम इसको भी पढ़ेंगे कि फार्मर्स और पीजेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अर्बन डेवलपर्स का हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि रूरल एरियाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर देखा जाए जो पीजेंट्स और फार्मर्स थे उन लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वो हम देखेंगे फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइस, फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइस। अब देखिए पीजेंट्स और फार्मर्स उस समय पे खेती बाड़ी करते थे, गुड्स प्रोड्यूस करते थे, लेकिन हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया था। तो उसके चलते सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई,
डिमांड नहीं थी तो प्राइसेस कम हो गए। एग्रीकल्चर गुड्स की जो प्राइसेस थी वो बहुत तेज़ी से कम होने लगे थे। और जो प्राइसेस गिरने के साथ ही हम देख रहे हैं कि फार्मर्स की इनकम गिर गई। फार्मर्स की इनकम कैसे गिर गई? जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि काज ऑफ जो डिप्रेशन है, उसमें हमने पढ़ा कि ओवर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हुआ। अब फार्मर्स की जो इनकम है वो डिक्रीज होने लगे, डिसअपेयर होने लगे। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड। लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उस समय पे, ब्रिटिश वहां पे रूल कर रहे थे इंडिया पे, उन्होंने रिफ्यूज किया था। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था इनके साथ, वो हम देखेंगे। कॉलोनियल गवर्नमेंट का एक ही मोटिव रहता था, वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जिस तरह हम आज देखते हैं कश्मीर में इंडिया, कॉलोनियल इंडिया क्या कर रहा है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया था रिडक्शन करने में, कि जो रेवेन्यू है उसको रिडक्शन करने में उन्होंने रिफ्यूज किया था। पीजेंट्स ने डिमांड की थी कि हमारा जो रेवेन्यू है इसको रिड्यूस कर दो, क्योंकि उनको पता था कि ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, इनके पास पैसे नहीं थे। एग्रीकल्चरल के जो गुड्स जो प्राइसेस थे इंटरनेशनल मार्केट में भी वो डिक्लाइन हुए थे। तो अब फार्मर्स के भी पास पैसे नहीं थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट को सब कुछ पता था कि फार्मर्स और पीजेंट्स की क्या सिचुएशन थी। तो बाद में भी उन्होंने फिर भी इनकी जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं की। उन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि जो आपको रेवेन्यू है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, जो टैक्स वगैरह है हम इसमें कोई रिडक्शन नहीं करेंगे। तो उस तरह से हम देखते हैं कि जो फार्मिंग सेक्टर्स हैं उसमें डिस्ट्रेस पैदा हो गए थे। तो इसलिए हमने कहा कि इम्पैक्ट जो था ग्रेट डिप्रेशन का वो रूरल एरियाज पे ज़्यादा रहा एज कंपेयर टू अर्बन डेवलपर्स। तो बाद में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था, पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट। अब जो पीजेंट्स थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए और अपने आप के लिए भी प्रोड्यूस कर रहे थे। दे वर बैडली इफेक्टेड। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर बैडली इफेक्टेड। अब कैसे है ये, अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। गोया कि हमने पहले भी बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, इंडिया से वीट ले जा रहे थे, तो इंडिया वीट को एक्सपोर्ट करता था। ये भी एग्रीकल्चरल गुड्स है। अब एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब इनके जो प्राइस हैं वो डाउन हो गए। अब जो पीजेंट्स के क्रॉप्स हैं वो बिक नहीं रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, प्राइस भी डाउन हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओवर प्रोडक्शन हुआ था एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो डिप्रेशन का एक कारण ये भी था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। अब जो पीजेंट्स थे जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे थे, क्योंकि वो अपने गुड्स को बेच नहीं पा रहे थे। अब प्रोडक्शन या प्राइस जो है वो भी अच्छा नहीं था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं इनके पास पैसे भी नहीं आ रहे थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी रिफ्यूज़ किया था कि वो टैक्स में रिडक्शन नहीं करेंगे। अब जो पीजेंट्स हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। तो अगर हम देखेंगे उस समय पे जो जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल, तो बंगाल में जो फार्मर्स थे रॉ जूट उगाते थे, जूट ग्रो करके वो बाद में वो क्या करते थे, उसकी प्रोसेसिंग करते थे। गोया को वो पहले रॉ जूट उगाते थे, बाद में उसे प्रोसेस करते थे। प्रोसेस कहाँ करते थे, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करते थे। और बाद में क्या बनाते थे, प्रोसेस करने के बाद में वो गन्नी बैग्स बनाते थे इस जूट को, और इन गन्नी बैग्स को वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से वो अपना काम चलाते थे। लेकिन अब इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। अब गन्नी बैग जो थे वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे, वो एक्सपोर्ट जो उनका था वो डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि डिमांड भी नहीं थी। जूट का जो प्राइस है वो भी कम हो गया। अब जो जूट फार्मर्स थे जो रॉ जूट कल्टीवेट करते थे वो भी अब इस डिप्रेशन में फंस गए। अब डिप्रेशन आ गया था तो उनके पास भी अब पैसे नहीं आ रहे थे।
अब जो प्राइस पीजेंट्स और फार्मर्स थे, इनकी सिचुएशन हम देखते हैं वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। तो उनको एक होप थी, दे वर होपिंग फॉर हायर इनकम बट लोअर प्राइस पुश्ड देम इनटू डेबिट। अब ये क्या है? तो इंडिया के किसानों ने लोन लिया था और इस पैसे से वो खेती बाड़ी करते थे और ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ कल अच्छी फसल होगी, वो रिपे करेंगे अपने लोन जो उन्होंने लोन्स लिए थे। इस बेसिस पर वो छोटे छोटे किसान जो थे वो खेती करते थे। तो यहाँ पे वही हुआ कि जो प्राइस या जो पीजेंट्स ने लोन लिए थे, तो एक तरफ से इनके जो ऊपर कर्ज था कि चलो खेती बाड़ी करेंगे, जूट ग्रो करेंगे, पैसे कमाएंगे, बाद में रिपे करेंगे लोन को। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो थी वो बदल गई थी, प्राइस गिरने लगा था, रॉ जूट का जो प्राइस है वो भी डाउन हो गया था। अब पैसे नहीं मिल रहे थे किसानों को, वो डेबिट ट्रैप में फंस गए। अब कर्ज जो है वो चुकाना है, लेकिन अब इनके पास पैसे भी नहीं हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो पीजेंट्स थे, तो पीजेंट्स वर्ल्ड मार्केट के लिए जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी अब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे डिप्रेशन में, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट खुद फेस कर रहा था ग्रेट डिप्रेशन को। अब जो बहुत कर्ज हैं, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो किसानों ने अब यही सोचा कि अब जब हम कर्जदार बन गए, अब ये कर्ज चुकाना है, तो कुछ न कुछ इस चीज़ के लिए करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।